अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नादिर शाह की खौफनाक कहानी, एपिसोड 5। मेरे दिल में नफरत का एक शदीद तूफान उठा और मैंने मोंगा को आवाज़ दी, मोंगा। तीसरी आवाज़ पर मैंने अपने सामने मोंगा की परछाई महसूस की और इसके बाद वो अपने सरकटे वजूद में नमूदार हो गया। मेरे सामने सीधा खड़ा हुआ था। और तू अपने आप को मेरा गुलाम कहता है? छोड़ दो मियाँ जी, छोड़ दो अब ये बातें। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जा पूरा नहीं कर सके, वरना तुम जैसे लोग काबिल एतबार नहीं होते। तूने मेरे साथ ज्यादती की थी मोंगा। और तुम क्या बताने जा रहे थे उस मौलवी को? तेरी कहानी। तुझे पता था कि वो मौलवी इसके बाद मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते थे वो? अब क्या कहा उन्होंने तुमसे? वो तो मजबूरी थी मोंगा। तो दूसरी मजबूरी मेरी थी, मगर तुमने जुबान खोल दी। तुम क्या समझते हो इतने कमजोर हैं हम? अरे हमारे ऊपर भी भैरों होता है, संखा होता है, फिर खंडीला होता है। छोटे मोटे नहीं होते हम लोग भी। मुकाबला होगा तुमसे और तुम्हारे मौलवी से। देखना होगा कौन जीता है। मोंगा, तुझसे मेरी जान किस तरह बच सकती है तरकीब इसकी भी। क्या तरकीब है? जाप याद करो और पूरा करो। हमने एक ऐसे साधु का पता मालूम किया है जो तुमसे ये जाप पूरा करा सकता है। लानत भेजता हूं मैं तेरे जाप पर। तो ठीक है मियाँ जी, फिर हम भी तुम पर लानत ही भेजते हैं। बिगाड़ लो तुमसे जो कुछ बिगाड़ा जा सकता है हमारा। सोच लो, हमसे दुश्मनी अच्छी नहीं रहेगी। अब तो तेरी और मेरी दुश्मनी चल ही गई है मोंगा। तो आ जाओ मैदान में, देख लेंगे तुम्हें। दूसरी सूरत हम तुम्हें आज बता रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं बताएंगे। वो ये है कि हम तुम्हें साधु के पास पहुंचाए देते हैं। जाप पूरा कर लो। जब हमें हमारी गर्दन वापस मिल जाएगी तो हमें आज़ाद कर देना और अपने काम से लगना। और इसके बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो कर कर देख लो। ठीक है मोंगा, निमट लूंगा मैं तुझसे। हाँ हाँ, निमट लेना, हमें कौन सी परवाह है। मोंगा ने कहा और फिर मेरी निगाहों से गायब हो गया। मैं सख्त तैश में था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बहरहाल इंतजार करना था मौलवी विसालुद्दीन का। उनसे मुलाकात करके वो वजीफा मालूम करना था जो वो मुझे बताना चाहते थे। चुनाचे दूसरा दिन मैंने शदीद इंतशार के आलम में गुजारा। हिकमत ने शाम को मुझसे पूछा कि क्या मुझे मौलवी विसालुद्दीन के यहाँ जाना है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ हिकमत, लेकिन तू मेरे साथ नहीं जाएगा। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, तुम्हारे किसी मामले में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन साथ ले जाने में क्या हर्ज है? नहीं हिकमत, मौलवी साहब ने भी ये बात नहीं कही थी। हो सकता है वो मुझे तन्हा ही बुलाना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस यूं ही दिल डर रहा था। तुम फिक्र मत करो। फिर मुकर्रर वक्त पर मैं मौलवी विसालुद्दीन के पास चल पड़ा। मगरिब की नमाज खत्म हो गई थी। मस्जिद में आने वाली नमाजी जा चुके थे, लेकिन मुझे तो मस्जिद में दाखिले की इजाज़त ही नहीं थी। मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। अभी दस्तक ही दे रहा था कि किसी ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया। वापस पलटा तो बस एक परछाई से नजर आई थी और यह परछाई तेजी से मेरे बदन में दाखिल हुई कि मैं खुद भी समझ नहीं पाया। लेकिन बदन का भारी होना, दिलो दिमाग का कब्जे से जाना मुझे एहसास दिलाने लगा कि मोंगा मेरे बदन में सरायत कर चुका है। मेरे दिलो दिमाग झुंझुना कर रह गए। उसी वक्त गौहर ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर इस्तकबालिया तासुरात फैल गए। उसने गर्दन खम करके मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया। मेरे कदम मेरी मर्जी के बगैर अंदर की जानिब उठ रहे थे। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे हुए थे, गालिबन चाय पी रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, गौहर बेटे चाय ले आओ। माफ़ करना सर में कुछ दर्द हो रहा था। हालांकि मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर सकते के से आलम में रह गए। गौहर अंदर की जानिब चल पड़ी थी। मौलवी साहब फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। मेरा दिल चाहा कि चीख कर उनसे कहूं कि मौलवी साहब इस वक्त मैं अपने आप में नहीं हूं, खुदारा अपने बचाव का कोई बंदोबस्त कीजिए। लेकिन मैं ये ना कह सका। वो बेचारे हड़बड़ाकर दोनों हाथ चारपाई की पट्टी पर टिकाकर अपनी कटी हुई टांगों के साथ नीचे कूदे। लेकिन उस वक्त तक मैं उन पर लपक पड़ा था और मेरे हाथ में वही मनहूस खंजर था जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका था। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, मैंने खंजर का इतना भरपूर वार उनकी गर्दन पर किया कि उनकी गर्दन भुट्टे की तरह उनके शानों से जुदा होकर नीचे जा पड़ी और उनका निचला धड़ बुरी तरह तड़पने लगा। तभी मोंगा मेरे बदन से निकल आया और उस गर्दन की जानिब लपका। फिर उसके दोनों हाथों ने गर्दन उठाई और अपने शानों के बीच रख ली। फिर वो गर्दन के सिरे टटोल टटोल कर देखने लगा और गर्दन को घुमा घुमा कर अपने बदन पर जमाने लगा। मेरे एसाब की तो जान ही निकली हुई थी। चुनाचे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। मोंगा देर तक गर्दन को अपने शानों पर टिकाने की कोशिश करता रहा और इसके बाद उसने गर्दन झिल्लाकर दीवार पर दे मारी। सुसरी, ये भी ठीक नहीं आ रही, उसने कहा। उस वक्त दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने खौफ भरी निगाहों से अंदर का मंजर देखा, फिर मुझे देखा और इसके बाद चीखते हुए भाग निकले। पता नहीं कौन थे और क्यों मौलवी साहब के पास आए थे, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। फिर अचानक ही मुझे एक चीख सुनाई दी। यह चीख अंदर से आई थी और गौहर के अलावा किसी की नहीं थी। चुनाचे बेख्तियार मेरे असाब मुश्तिल हो गई और मैं अंदर दौड़ पड़ा। मुझे ख्याल गुजरा था कि गौहर चाय लेकर बाहर आ रही होगी और उसने मौलवी साहब के बेसर के बदन को देख लिया होगा।
ये चीख इसी वजह से उसके हलक से निकली है। क्या संगीन सूरत हाल हो गई थी। मेरे फरिश्तों को भी इसका गुमान नहीं था, लेकिन उस वक्त जो कैफियत मेरी हो गई थी वो मैं ही जानता था। मैं दीवानावार अंदर दाखिल हुआ और यहाँ मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। चाय की प्याली जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई थी। गौहर अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने ना जाने कैसी आवाज में उसको पुकारा, गौहर, गौहर कहाँ हो तुम? फिर मैं आगे बढ़ा। अंदर से मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बर्क रफ्तारी से उस दरवाजे की जानिब दौड़ा, लेकिन अचानक ही मेरे सीने पर बोझ सा महसूस हुआ और इस जोर से धक्का पड़ा कि मैं उलटकर अंदर आ पड़ा। नीचे गिरने से खासी चोट लगी थी। मैं बमुश्किल तमाम उठ खड़ा हुआ। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने एक पाक जगह दाखिल होने की कोशिश की है। एक नापाक इंसान भला खुदा के घर में कैसे दाखिल हो सकता है? चुनाचे धकेल दिया गया। एक अजीब दहशत मुझ पर सवार थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि गौहर कहाँ गई। अकल ने साथ छोड़ दिया था। फिर बाहर से कुछ आवाज़ें उभरी। बहुत से लोग शोर मचा रहे थे और मुझे यह समझने में दिक्कत नहीं हुई कि अंदर होने वाले कत्ल की इत्तला बाहर लोगों को हो गई है। चुनाचे में बर्क रफ्तारी से दरवाजे से निकल कर भागा, और ऐसा भागा कि इससे पहले इतनी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा मैंने कभी नहीं किया। लेकिन अपने अकब में सब लोगों की चीखें सुन रहा था। दौड़ो, भागो, पकड़ो, कातिल भाग रहे। हाँ हाँ वही है, जाने ना पाए। बंदूक है किसी के पास तो फायर करो, इसने मौलवी साहब को कत्ल कर दिया है, भागो। वो भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था, अपने होश हवा से बेगाना होकर। लेकिन जो दिल की कैफियत थी वो अल्लाह ही जानता है। यहाँ तक कि मैं उन लोगों को पीछे छोड़ाने में कामयाब हो गया। इसके बाद ना जाने कितनी देर तक भागता रहा। बस एक दीवानगी, एक जुनून। ये भी भूल गया था कि क्यों भाग रहा हूँ, जिंदगी बचाने के लिए या आलम जुनून में। आबादियाँ वीरान पड़ी हुई थीं। इंसान सुकून से गहरी नींद सो रहे थे, जबकि मेरी बेसुकूनी बेपनाह थी। फिर एक तरफ कुछ रोशनियाँ से नजर आईं, और शायद रोशनियाँ इंसानी फितरत में एक नुमाया मुकाम रखती हैं। तारीकियों का मुसाफिर रोशनी की जानिब भी दौड़ता है। रोशनी इंसान की अज़ली ज़रूरत है। मेरे कदम भी उसी जानिब बढ़ गए। ताक़ुब करने वालों का खदशा नहीं रहा, वो तो बहुत पीछे रह चुके थे। इसलिए दौड़ना ख़त्म कर दिया और सुस्त रफ्तारी से उन रोशनियों की जानिब बढ़ने लगा। सीना धौंकनी बना हुआ था, सांस सीने में नहीं समा रहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता कैफियत मोतदल हो गई। मैंने एक झोंपड़ा होटल देखा। आसपास चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। कुर्बो जवार में ट्रक खड़े हुए थे। गालबन ये कोई ऐसी जगह थी जहां ट्रक ड्राइवर हजरात बैठकर आराम किया करते थे। चाय और खाना वगैरह मिल रहा था। एक तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ लोग सो रहे थे। फिर मैंने ऐसे लोगों को जगह जगह लेटे हुए देखा। गोया ये एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान के लिए गुंजाइश हो सकती है। सोचना था पहले कि अब क्या करूं, कैफियत ही ऐसी हो गई थी। घर की जानिब रुख कर सकता था, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। वहां पहुंचकर मैं एक चारपाई पर बैठ गया। एक पठान लड़का मेरे करीब आ गया। चाय ले आओ, मैंने उससे कहा। और कुछ साथ साहिब? जो दिल चाहे ले आओ, मैंने जवाब दिया और आंखें बंद करके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। बहुत सी बोतलें और शीशियां एक स्टैंड में फंस आई। एक शख्स बोतलें बजाता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मालिश साहिब? नहीं, मैंने जवाब दिया। सारा थकन उतार देगा साहिब। यार मैंने चाय मंगवाई है। चाय पी लो साहिब, बाद में मालिश करेगा। ना जाने क्यों मेरे मुंह से निकला ठीक है, और वो वहीं बैठ गया। होटल का लड़का चाय के साथ पराठे भी ले आया और मैंने चाय पीना शुरू कर दी। पराठा खाने को दिल नहीं चाहा था। मालिश वाला कहने लगा, साहब पराठा नहीं खाता अब, तुम खा लो। मैंने कहा और उसने खुशी से दोनों पराठे मेरे सामने से उठा लिए। फिर शायद अपने लिए चाय भी तलब कर ली। मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी, चाय के घोंट लेता रहा। जहन को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। वाक़यात इस कदर संगीन नौयत इख्तियार कर जाएंगे सोचा भी नहीं था। चाय से फरागत हासिल हुई तो मालिशी ने सर पर मालिश शुरू कर दी। ये दर हकीकत उसके हाथों का जादू था कि दिमागी कैफियत एतदाल पर आने लगी। वह मालिश करता रहा और मैं सोचता रहा। मोंगा ने बिल आखिर मौलवी विसालुद्दीन का सफाया कर दिया था। गोया मेरी बेहतरी के रास्ते बंद हो गए थे। ये कत्ल भी उस बदबख्त ने मेरे ही हाथों करवाया था। लेकिन इससे ज़्यादा तशवीश की बात गौहर की गुमशुदगी थी। क्या गौहर ने मुझे कत्ल करते देख लिया? अगर ऐसी बात है तो जाहिर है उसके दिल में मेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। यह एहसास मेरा दिल डबो रहा था। मौलवी साहब की मौत अपनी जगह एक बदतरीन सानिया थी। वैसे तो इस बात के इम्कानात नहीं थे कि कोई मेरा सुराग लगा ले। मौलवी विसालुद्दीन के पास तो बेशुमार अफराद आया करते थे और लोग उन पर तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन गौहर को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। उस पर क्या बीतरी होगी? मगर वो कहाँ गई? बहुत देर तक सोचता रहा। अब सोचने समझने की कुव्वतें बहाल हो गई थीं। इसके बाद अपनी जगह से उठ गया, होटल का बिल दिया, मालिशी को पैसे दिए और फिर शहर जाने का रास्ता पूछने लगा। ये जगह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ फासले पर मुझे एक रिक्शा मिल गया और मैं उसमें बैठकर चल पड़ा। रिक्शा को मैंने अपने घर से काफ़ी दूर रुकवा लिया था। उसे पैसे देने के बाद मैं पैदल आगे बढ़ गया। कुर्बो जवार में गहरा सन्नाटा था। पता नहीं हिकमत और खाला रुकैया जाग रहे होंगे या सो गए होंगे। अपने घर में दाखिला इतना मुश्किल नहीं होता। मैं अंदर पहुंच गया।
रुकैया खाला के कमरे में रोशनी थी और मुझे वहां से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरे कमरे में रोशनी हुई तो रुकैया खाला और हिकमत दोनों मेरे पास आ गए। हिकमत ने कहा, यार बड़ी देर लगा दी, खैरियत तो है और ये सर में तेल? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, हाँ। हिकमत ज़रा सर में मालिश करवा ली थी। अरे ये नया शौक कैसे पैदा हो गया? बस यार हो गया, मैंने थकी थकी सी आवाज़ में कहा। फिर रुकैया खाला से बोला, आप सोई नहीं रुकैया खाला? तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे बेटे, आप लोग आराम से सो जाएं। हिकमत तुम चाहो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। रुकैया खाला आप आराम कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपको अब तक जागना पड़ा। नहीं बेटे, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? जी हाँ बिल्कुल खैरियत है। अच्छा मैं चलती हूँ, रुकैया खाला ने कहा और वहां से चली गई। हिकमत बगौर मुझे देख रहा था, कहने लगा, यार ज़रूर कोई ख़ास बात है। कम अज़ कम अब इतनी बात तो मान लो हमारी कि हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। बैठो हिकमत, दरवाज़ा बंद कर दो, मैंने संजीदगी से कहा और हिकमत ने हैरानी से मुझे देखा, फिर वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद वो मेरे पास आ बैठा। क्या बात है नादिर, मुझे बताओ तो सही। हिकमत, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ आखिर? हकीम विसालुद्दीन साहब कत्ल हो गए। क्या? हिकमत उछल पड़ा। हाँ बेचारे, विसालुद्दीन साहब मेरी वजह से मारे गए। क्या कह रहे हो? बता तो रहा हूँ यार, मगर कैसे? हिकमत, वो बदबख्त आसेब जो मेरे वजूद से चिमटा हुआ है, भला कब ये चाहता है कि मौलवी विसालुद्दीन मुझे इस जंजाल से निकाल देते जो उसका फैलाया हुआ है? तो फिर जो कुछ तुमने देखा वो तो तुम्हें मालूम ही है। हाँ क्यों नहीं, वो मेरे वजूद में सरायत कर गया और उसने मेरे ही हाथों विसालुद्दीन साहब को कत्ल करा दिया। मेरे खुदा, हिकमत ने खौफजदा लहजे में कहा। और इससे भी ज़्यादा दिलदोज़ बात यह है हिकमत कि गौहर पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। कैसी मनहूस खबरें सुना रहे हो? हिकमत ने खौफजदा लहजे में कहा और मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। एक मनहूस इंसान मनहूस खबरें ही सुना सकता है हिकमत। नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूं, भला उसकी तरदीद कैसे की जा सकती है? फिर भी हिकमत, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आज बहालत मजबूरी ये बात तुमसे कहने पर मजबूर हूं कि मुझे गौहर से मोहब्बत हो गई है। हिकमत, गौहर के बाप का कातिल मुझे ही करार दिया जाएगा। हालांकि ये तुम जानते हो कि मौलवी विसालुद्दीन से मुझे किस कदर अकीदत थी। मुझे एक उम्मीद हो गई थी कि मौलवी साहब की वजह से मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा, लेकिन तकदीर में यह सब कुछ नहीं था। ये क्या हो गया? हाँ हिकमत, जो कुछ हुआ है वो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बदतरीन हादसा था, मगर अब क्या होगा मैं नहीं जानता हिकमत के वो लोग पुलिस को मेरी निशानदेही कर सकेंगे। लेकिन गौहर मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उसे इल्म है कि मैं ही मौलवी विसालुद्दीन साहब के पास आया था। वो कहाँ गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उसे हकीकतों का इल्म होगा तो वो मुझसे नफरत करेगी। हिकमत, उसकी नफरत मेरे लिए सबसे बड़ा ताज़ियाना है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो कुछ सोचा है बराह करम तुम उसे गौर से सुनो। कहो। हिकमत बोला, मेरा अब यहाँ रहना दुरुस्त नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ? कुछ नहीं कह सकता, कोई ठिकाना तलाश कर लूँगा। ये कैसे हो सकता है? जज्बाती बातें मत करो हिकमत, ये होना है। लेकिन फिर भी नहीं हिकमत, इस सिलसिले में कोई जिद ना करो, समझ रहे हो ना? यार तुम्हारे बगैर देखो हिकमत, मसलिहत वक्त की ज़रूरत होती है। हमने अगर जज्बाती तौर पर कदम उठाए तो मैं मारा जाऊँगा और तुम भी। मुझे तो खैर अपनी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा पूरा ख़ानदान है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। हिकमत मेरे दोस्त, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर तुम वही करोगे तो मुझे अपने मिशन की तकमील में आसानी होगी। ठीक है नादिर, हिकमत ने बदस्तूर भर्राई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर अब मैं ज़रा चेक बुकें वगैरह साइन कर दूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। जज्बात की बजाय अकल से काम लेना इस वक्त मुनासिब होगा। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक रहोगे। पुलिस अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो बिल्कुल एतराफ़ मत करना कि तुम नादिर नामी किसी शख्स को जानते हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर तमाम ज़रूरी अमूर तय करने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। आधी रात को घर से निकलना भी एक मुश्किल अमर था, लेकिन मैं ज़्यादा खतरा मोल नहीं ले सकता था। इसके बाद मैंने दिल में फ़ैसला किया कि आर्जी तौर पर ट्रक का अड्डा ही मेरे लिए मुनासिब है। ज़मीन पर सोते हुए लोग, दुनिया के झगड़ों से आज़ाद, वहाँ मैं सुकून से रहूँगा। अपने लिए कोई जगह बना ही लूँगा। और इसके बाद मैं उस जानिब चल पड़ा। यह जगह वाकई मेरे लिए गोशा आफियत साबित हुई। किसी ने मुझ पर गौर नहीं किया। मैंने हुलिया भी ज़रा सा ऐसा ही बना लिया था। अपने लिए इतने पैसे लिया था कि अखराजात में कोई दिक्कत ना हो। मिट्टी की तख्लीक, जब मिट्टी से हमागोश होती है तो लुत्फ़ ही दोबाला हो जाता है। आरामदेह मसैरियाँ, एयर कंडीशनड और दुनिया की हर आसाइश दुनिया आसानी से कबूल कर लेता है। लेकिन ज़मीन की बात ही कुछ और होती है। मुझे बड़ा सुकून मिला था। फिर सुबह को किसी ने कंधा पकड़कर जगाया और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी था। ट्रक धोएगा जमाना? उसने सवाल किया। मैं हैरत से बोला। मैं बोलता है ट्रक धोएगा। एक लम्हे में बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा मौका था अपने आप को इस माहौल में जम करने का। मैंने जल्दी से कहा, क्यों नहीं धोएगा साहब?
ओए जीता रह जीता, आजा फिर, उसने कहा और मुझे लेकर एक ट्रक के पास पहुंच गया। मैंने दूसरे लोगों को भी देखा, ट्रक धो रहे थे, ड्राइवर आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। मैंने यही गनीमत समझा कि पहले यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूं, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। चुनाचे में दूसरों की तरह बाल्टी में पानी लेकर ट्रक धोने लगा और मैंने ये पूरा ट्रक साफ कर दिया। मूंछों वाला शख्स फिर मेरे पास पहुंच गया। उसने ट्रक देखा और मुस्कुराकर बोला, मेहनती लड़का लगता है। अभी सुनो, किधर रहता है तुम? यही खान साहब, कोई ठिकाना और नहीं है। ओए जीता रह जीता रह, क्लीनर बनेगा अपना? क्यों नहीं खान साहब, तो फिर तेरा ड्यूटी पक्का। हमारा नाम जुमा खान है, अभी हमारे साथ रहो, तुमको 20 रुपया रोज देगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या नाम है तेरा? नादिर। मेरे मुंह से सच निकल गया। जीता रह नादिर खाना, अभी जाओ नाश्ता करो हमारे हिसाब में और आज का 20 रुपया रखो, मगर ठहरो, नाश्ता हमारे हिसाब में करेगा तुम? ठीक है, मैंने जवाब दिया और बाद में मुझे सारी तफसीलात मालूम हो गई। यहाँ लोगों से घुल मिल गया था। पता चला जुमा खान ट्रक लेकर जाता है, उसके साथ 2 क्लीनर होते हैं। फिर उसका ठिकाना यही है क्योंकि यहाँ उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का अड्डा है। मैंने सोचा कि कोई हर्ज नहीं, माहौल में ज़रा सी तब्दीली होती रहेगी। जहाँ तक मामला रहा विसालुद्दीन के कत्ल का, तो वापस तो आता ही रहूँगा। अगर कोई संगीन सूरत हाल पेश आई तो कम से कम भाग निकलने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। चुनांचे ये सब कुछ मुझे पसंद आया और मैंने इसे मुस्तकिल अपना लिया। दूसरे दिन हम लोग ट्रक पर माल लोड कराकर रवाना हो गए। रात को सफ़र का आगाज़ किया गया। सारी रात सफ़र जारी रहा। सुबह को एक वीराने में क्याम किया गया। ट्रक को दरख्तों की छांव में खड़ा कर दिया गया और जुमा खान ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गया। हम में से एक ही ड्यूटी थी जो दिन में ट्रक की निगरानी करता। दूसरा क्लीनर, जिसका नाम हफीज़ खान था, रात को सो गया। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठकर मैं जुमा खान के साथ रहा और बातें करता रहा। चुनांचे मुझे उस वक्त सख्त नींद आ रही थी। मैं भी दरख्त के दूसरे हिस्से में चादर बिछाकर सो गया और फिर दोपहर तक हम लोग सोते रहे। दोपहर को जुमा खान उठा, साथ लाया हुआ खाना वगैरह खाया जो मोटी मोटी रोटियों और भुने हुए गोश्त पर मुश्तमिल था, और एक बार फिर सफ़र का आगाज़ हो गया। फिर एक तवील सफ़र तय करके हम एक शहर पहुंच गए। उसका नाम दिलावर नगर था। दिलावर नगर में भी ऐसे एक अड्डा बना हुआ था जहां ट्रक अनलोड हुआ। 5वें दिन हम वापस पहुंचे और ये 4 दिन मेरे हिसाब से बहुत खुशगवार गुजरे। बिल्कुल नई ही जिंदगी थी और मैं सोच रहा था कि कुछ दिन यहाँ बआसानी गुजारे जा सकते हैं। अब कम से कम 2 दिन की छुट्टी थी। चुनांचे उस रात आधी रात के करीब मैं चोरों की तरह छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घर का माहौल सुनसान था। हिकमत अपने कमरे में सो रहा था। रुकैया खाला अपने कमरे में थी। हिकमत को इस वक्त जगाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन रातों रात मुझे वापस भी जाना था। चुनांचे मैंने हिकमत को जगाया और वो मुझे देखकर मुझसे लिपट गया। तुम आ गए? हाँ हिकमत, क्या खबरें हैं? थे कहाँ? बता दूंगा, तुम पहले मुझे ये बताओ। नहीं कुछ नहीं, कातिल नामालूम है, उसे मजहबी जुनूनी करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी मजहबी जुनूनी ने मौलवी विसालुद्दीन को कत्ल कर दिया और उनकी बेटी को अगवा कर लिया। गौहर को? मैंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। हाँ, गौहर लापता है। मौलवी विसालुद्दीन का कत्ल तो समझ में आता है, लेकिन गौहर की गुमशुदगी का राज नहीं खुलता। कहाँ हो मेरे दोस्त? तुम यकीन करो, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तो अधूरी रह गई हैं। हो सकता है वक्त हमें फिर से मिला दे। मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में तुम्हें इससे ज़्यादा तफसील नहीं बताना चाहिए। यही तुम्हारे हक़ में भी बेहतर और मेरे हक़ में भी। मैं फिर तुमसे मुलाकात करूँगा। गौहर के बारे में अपनी जद्दोजहद जारी रखना, ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, दुश्मन से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। तुम सूरत हाल को समझ रहे हो। मोंगा मेरा दुश्मन है और उस कम वक्त के पास आसेबी कुव्वतें हैं, वो पुलिस को यहाँ तक भेज सकता है। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़। रुकैया खाला से नहीं मिलोगे? फिर वही जज्बाती बातें? नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। चलता हूँ, मैंने कहा और इसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। जुमा खान बहुत अच्छा आदमी था, देखने में खतरनाक, पत्थर की तरह सख्त, लेकिन अंदर से बेहद नरम तबीयत का मालिक। मुझसे उसे कुछ ज़्यादा ही उनसियत हो गई थी। हर तरह से ख्याल रखता था। ये मामलात चल रहे थे, लेकिन ज़िंदगी अगर एक साकिन सतह बन जाए तो इसे ज़िंदगी ही नहीं कहा जा सकता। इसमें इंतशार ज़रूरी है, तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। चुनांचे वो तब्दीलियों की रात थी। हम ट्रक लेकर सफ़र कर रहे थे और अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। रात का वक्त था, बल्कि रात गुजर चुकी थी और सुहानी सुबह नमूदार होने लगी थी कि अचानक बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए ट्रक के अगले टायर को गोली मारकर बरस्ट कर दिया गया। फायर की आवाज़ साफ सुनी गई थी और इसके बाद ट्रक उछलने लगा। जुमा खान एक माहिर ड्राइवर था, वरना अगर कोई और होता तो इस रफ्तार से दौड़ते हुए ट्रक को कंट्रोल नहीं कर सकता था। बमुश्किल तमाम उसने स्टीयरिंग संभाल कर ट्रक को साइड किया और इसके बाद सरगोशी के अंदाज में बोला, टायर फाड़ा गया है, डाकू लोग लगता है। उसने अभी इतना ही कहा था कि ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। ये फायरिंग सड़क के नशेब से की जा रही थी और जुमा खान की तरफ का रुख था। उतरो उतरो, जल्दी करो, जुमा खान ने कहा और मैं बाईं जानिब की खिड़की खोलकर नीचे कूद गया। ट्रक चूंकि सड़क के बिल्कुल किनारे आ चुका था और मुझे दूसरी तरफ का अंदाज़ा नहीं था कि उधर क्या है। उधर सड़क की दूसरी जानिब गहराई थी और ट्रक इस गहराई के बिल्कुल किनारे पर रुका था। चुनांचे नीचे उतरते हुए मेरे कदम ना संभल पाए और मैं लुढ़कता हुआ नीचे चला गया।
गोलियां इस रफ्तार से चल रही थी कि बयान से बाहर। ट्रक का अगला शीशा चूर चूर हो चुका था और उसकी बॉडी में जगह जगह सुराख होते जा रहे थे। फिर शायद जुमा खान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस बात का मुझे इल्म था कि उनके पास पिस्तौल रहता है, लेकिन जिस अंदाज में दूसरी जानिब से गोलियां बरसाई जा रही थी, उनके सामने जुमा खान के इस पिस्तौल का कोई मुकाम नहीं था। फिर जुमा खान की हल्की हल्की कराहें सुनाई दी और इसके बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें। डाकू चीख चीख कर कह रहे थे, देखो और भी साथी होंगे इसके, जल्दी करो, पुलिस चौकी करीब ही है, फायरिंग की आवाज़ सुन ली जाएगी, अभी सन्नाटा है। फिर वो लोग इधर उधर दौड़ने लगे। मैं अपनी जगह हक्का बक्का बैठा हुआ था। यहाँ तक कि मैंने 2 आदमियों को देखा जो किनारे पर नजर आए थे। उन्होंने अपने चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। उनमें से एक ने चीख कर कहा, वो रहा, एक और है। और इसके बाद उन्होंने वहीं से मेरा निशाना लेकर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने दहशत से आंखें बंद कर ली। मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही मैंने महसूस किया कि मेरे सामने एक परछाई सी आकर रुक गई है और मैं उस मनहूस परछाई को अच्छी तरह पहचानता था। मोंगा, मेरे जहन ने आवाज़ लगाई। वो लोग गोलियां बरसाते रहे और गोलियां मोंगा के जिस्म पर लगती रहीं। फिर कहीं दूर से पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और दोनों डाकू दौड़ पड़े। मैं अपनी जगह साकित था। तब मैंने मोंगा का रुख तब्दील होते हुए देखा। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, चोट तो नहीं लगी मियाँ जी? मनहूस कुत्ते, तूने मुझे क्यों बचाया? जवाब में मोंगा का कहका सुनाई दिया, कितनी बार पूछोगे मियाँ जी? हमारी खोपड़ियाँ तुम्हारे चक्कर में गायब हुई है। जब तक जा पूरा नहीं कर लोगे जीते रहोगे। बाद में तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे हमारी तो मजबूरी है कि तुम्हारी हिफाजत करें। कमीने मोंगा, तूने मेरे हाथों मौलवी विसालुद्दीन को भी कत्ल करा दिया। तो देखो ना बड़े मियाँ, हमारी ही काट में लगे हुए थे। अरे दैया रे दैया, सारा जीवन बगैर खोपड़ी के काटना पड़ता। मरना तो था उन बड़े मियाँ को, वरना हमारा क्या होता? और उनकी बेटी वो कहाँ है? लो अब सारी बातें बता दे तुम्हें। देखो हम फिर कह रहे हैं, अगर हमारा काम करने को तैयार हो जाओ तो तुम्हें संत राजबंसी के पास ले जाएंगे। वो तुम्हारा जाप पूरा करा देगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो भटकते रहो जीवन भर जितना जीवन है। हम भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें लंबी से लंबी जिंदगी मिले। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि गौहर कहाँ है। मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, पर उस समय जब हमारी खोपड़ी हमें मिल जाए। पुलिस गाड़ियां करीब पहुंच चुकी थीं और पुलिस वाले राइफलें लिए दौड़ें लगाने लगे थे। मोंगा अचानक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। रोशनी फूट चुकी थी। पुलिस वालों ने मुझे देख लिया और नशे में उतर आए। फिर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और ऊपर ले आए। मैंने जुमा खान और हफीज खान की लाश देखी। लातादाद गोलियां उनके बदन में लगी थीं। ट्रक से सामान भी लूटा गया था। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में मालूमात हासिल की और मैंने उन्हें झूठ सच बातें बताई। इसके बाद कार्रवाई होती रही। ट्रक लूटा गया था, मुझे शहर ले जाया गया। पुलिस थाने में मेरी जान निकल रही थी। जुमा खान जैसे दोस्त की मौत का बेहद अफसोस था, लेकिन इससे ज़्यादा खौफ इस बात का था कि कहीं मुझे मौलवी विसालुद्दीन के कातिल की हैसियत से शनाख्त न कर लिया जाए। सारी कार्रवाइयाँ होती रहीं। वापस उस शहर में लाया गया जहाँ ट्रक कड्डा था। वहाँ से मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई, लेकिन शुक्र था कि मेरी शनाख्त ना हो पाई। अलबत्ता एक बार फिर मैं बेसहारा हो गया। जुमा खान की मौत के बाद किसी और के साथ काम करने को दिल नहीं चाहा था। चुनाचे बस जिंदगी गुजारता रहा। ट्रक अड्डे पर ही पड़ा रहता था। फिर उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हालात पर गौर कर रहा था। न जाने क्या क्या सोचें मेरे जहन में आ रही थी कि अचानक मुझे एक तब्दीली का एहसास हुआ। कोई मेरे करीब आया था। बहुत अरसे के बाद मैंने मोंगा को अपने करीब पाया। वह असल हैसियत से नमूदार हो गया था और मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, मरदूद, तुम मुसलसल मेरे पीछे लगा रहे। मैं देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। मोंगा ने कोई जवाब न दिया और खामोश खड़ा रहा। यह जरा उसकी फितरत के खिलाफ था। आज उसकी जुबान जहर नहीं उगल रही थी। मैं उसे बुरा भला कहता रहा और वो खामोशी से मेरे सामने खड़ा रहा। तब मैंने कहा, तुझ पर औस क्यों पड़ गई है? बोल, क्या चाहते हैं मुझसे? महाराज, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मोंगा की आवाज़ निढाल सी थी। हाँ हाँ कह, क्या बकवास करना चाहते हैं? महाराज, एक कठना में पड़ गया हूँ मैं, उसने कहा और मेरे हलक से खुशी का एक कहका निकल गया। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी भला और क्या हो सकती है? नहीं महाराज, बात मेरे अकेले की नहीं है। मैं जाऊँगा तो तुम भी जाओगे, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं समझ रहा कि तू क्या बकवास कर रहे। जो कठना मुझ पर पड़ी है महाराज, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुमने तो मुझे बीच का रख दिया, ना अपना रखा ना किसी और का। अब एक और है जो मुझ पर अपनी शक्ति आजमा रहा है। तू मुझे आज़ाद नहीं करोगे और वो मुझे पा नहीं सकेगा। नतीजा ये होगा कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस समय मेरे जीवन पर आ बनी है। तेरी बकवास मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। एक काले जादू वाला है, नाम है धोमा, जात का चमार, मेरे लिए जाप कर रहा है। पापी बड़ा ही कठोर है और किसी तरह नहीं मानेगा। पर हम वीरों की रीत भी अजीब होती है। हम मुसीबत में फंस जाते हैं अगर कोई एक हम पर कब्जा जमा ले और फिर दूसरा भी कोशिश करे। तुम नहीं समझ सकते महाराज, हमारा ये काला जीवन भी खत्म हो जाता है। मैं नहीं मरना चाहता, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही अकेले हो जो सब कुछ कर सकते हो। कोई और उसके पास कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं करूँगा क्या? तूने मेरे साथ जो किया उसके बाद क्या तू उम्मीद रखता है कि मैं तेरे साथ कोई भलाई करूँगा? और अगर इसमें दोनों के फ़ायदे हों तो मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है कमीने?
तूने मेरी मोहब्बत लूट ली, मुझसे सब कुछ छीन लिया है। दोष हमारा भी नहीं था। अरे तुम्हारी खोपड़ी उतार ली जाए तो क्या तुम खुशी से जियोगे? लेकिन अब तू क्या चाहते हैं मुझसे? महाराज, सौदा कर लो हमसे। कैसा सौदा? प्रेमिका है ना तुम्हारी एक? हाँ, मैंने चौंक कर कहा। हम तुझे उससे मिला देते हैं, तुम हमारा काम कर दो। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं उठकर खड़ा हो गया। बकवास नहीं महाराज, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। बोलो, करोगे हमारा काम? और अगर तुम मुझसे फरेब कर रहे तो? नहीं महाराज, पहले तुम्हारा काम फिर हमारा। मैं नाकाबिल यकीन निगाहों से मोंगा को देखने लगा। फिर मैंने कहा, तो फिर बता कि गौहर कहाँ है? यहाँ से दूर एक और शहर है महाराज, वहाँ आराम से रह रही है। बहुत से टेढ़े मेढ़े हालात पेश आए उसके साथ, पर हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तू ही ले गया था उसे? हाँ महाराज। फिर तूने क्या किया? बस से दया आ गई हमें उस पर। हमने उसे एक घर में पहुंचा दिया जहाँ उसके देखने वाले बहुत सी हैं। बड़ी इज्जत से रखा हुआ उन्होंने उसे। और एक बात और बता दें, उसे अपने पिता की मौत का पता चल चुका है, मगर ये नहीं जानती कि उसे तुमने कत्ल किया था। दूसरी बात यह कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसे रखा हुआ है? उनमें से एक हाजी सतार है, कारोबार है उसका। गौहर को अपनी बेटी की तरह चाहता है और कोई नहीं है उसका संसार में। तुम्हारी प्रेमिका पर जान देने लगा है वो, बड़े आराम से रखा हुआ उसे। और तुम्हारी प्रेमिका ने उसे तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। क्या यही कि तुम उसके प्रेमी हो, उसके मंगेतर हो? गौहर ने यह सब कुछ किया है। बाकी काम हम कर देंगे महाराज। जब तुम उनके पास जाओगे वो तुम्हें हाथों हाथ लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बोलो, अगर तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें मिल जाए तो हमारा काम करोगे? मैं तुझसे वादा करता हूँ मोंगा, मैंने फौरन ही जवाब दिया। गौहर के बारे में सब कुछ सुनकर मैं बाकी सारी बातें भूल चुका था। तो फिर उठो, हमारे साथ चलो। छोड़ो ये जगह जहां तुम आप फंसे हो। मैं एक बार फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो गया। इस मनहूस आशय पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन गौहर का नाम ऐसी अहमियत रखता था कि सब कुछ भूलकर मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब चूंकि वो खुद मुसीबत में फंसा हुआ था, चुनाचे मेरा भरपूर साथ दे रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ मुहैया किया और इसके बाद मुझे ट्रेन से एक लंबा सफ़र करना पड़ा। बाकी लोगों से तो अब कोई वास्ता नहीं रहा था। चुनाचे में सोचने समझने की सलाहियतों से महरूम हो गया। वो जगह जहां हम पहुंचे अजीजपुर के नाम से मशहूर थी। अच्छा खासा छोटा मोटा शहर था, साफ सुथरा और खुशनुमा, पहाड़ी सिलसिले के करीब। इसलिए मौसम भी बहुत अच्छा था। मोंगा मेरे साथ एक कोठी तक आया। खुशनुमा बंगले का दरवाज़ा बंद था। उसने कहा, अंदर चले जाओ और मोंगा पर यकीन कर लो, पर खबरदार अपने बारे में किसी और को कुछ न बताना। हाजी सत्तार तुमसे मिलकर खुश होगा, सारा बंदोबस्त है हमारे पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं गेट के करीब पहुंचा तो मोंगा ने आखिरी बार मुझसे कहा, और देखो महाराज, एक बात हम बताए दे रहे हैं, हमारा काम होने से पहले कोई और काम न करना, वरना नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मतलब यह है कि अपनी प्रेमिका से ना तो शादी की सोचना, क्योंकि तुम्हारा दीन धर्म बीच में है, और ना ही उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करना। बस यहाँ रहो और इसके बाद हम तुम्हें अपना काम बताएंगे, वो काम तुम्हें करना है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। इसके बाद मैं धड़कते दिल के साथ गेट के अंदर दाखिल हुआ। एक मुलाजिम ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है जनाब, किससे मिलना चाहती हैं? यहाँ गौहर रहती हैं। हाजी साहब की मुंह बोली बेटी। हाँ, उसी की बात करूँ। हाँ जी, रहती हैं। और हाजी सत्तार मौजूद हैं? वो भी हैं। तुम उनसे कह दो कि नादिर मिलना चाहता है। ठीक है साहब, आप यहाँ रुको, मुलाजिम ने कहा और अंदर चला गया। कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा बहुत जोर से खुला। हाजी सत्तार के साथ गौहर भी बाहर आई थी। इस वक्त एक साफ सुथरे लिबास में मलबूस थी, चेहरा वगैरह भी साफ शफाफ कर लिया था। गौहर ने मुझे देखा और सख्ते के हाल में रह गई। हाजी सत्तार आगे बढ़ा और उसने कहा, तुम नादिर हो? जी। गौहर के मंगेतर? जी, मैंने जवाब दिया। हाजी सत्तार ने गौहर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। फिर हाजी सत्तार ने कहा, गौहर बेटी, यही नादिर हैं? जी, गौहर ने आहिस्ता से जवाब दिया। हाजी सत्तार मुझसे बगलगीर हो गया। फिर कहने लगा, कहाँ चले गए थे तुम नादिर? क्या इस तरह से होना चाहिए था? बस जनाब, क्या अर्ज करूं, कुछ ऐसी उलझन में गिरफ्तार हो गया था मैं। आओ, अंदर आओ। गौहर, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चुकी है। मैं इसे हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि बेटा, इंसान अगर जिंदा होता है तो कभी ना कभी ज़रूर अपनों से आ मिलता है। तुम ज़रूर इसे मिल जाओगे। हम इसी उम्मीद पर जी रहे थे। मोंगा का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। यहाँ तो मुझे ऐसा माहौल मिला था कि खुद मेरी अपनी भी अक्ल हैरान रह गई। पता नहीं गौहर का ब्रेन वॉश किस तरह किया गया। माजी की कोई बात उसे याद नहीं थी। पहले की निस्बत वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ नजर आई। तन्हाई में उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा, गौहर, गुजरे हुए वाक़यात तुम्हें याद हैं? याद क्यों नहीं है? अब्बा जी की मौत के बाद मैं ना जाने कैसे तिलिस्म में फंस गई थी। ना जाने क्यों मेरा जहन माऊफ हो गया था और इसके बाद हाजी साहब ने मुझे सहारा दिया, वरना ना जाने मेरे साथ क्या होता। और अब हाजी साहब मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती हैं। इनका भी दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। गौहर, क्या तुमने यहाँ मुझे अपना मंगेतर जाहिर किया है? मैंने कहा और गौहर हैरत से मुझे देखने लगी। तो क्या मैंने झूठ कहा है? मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। बहरहाल वह तिलिस्म ज़दा थी। मोंगा ने ना जाने किस तरह उसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि मेरी उससे मंगनी हो चुकी है। मैं इस बात की तरदीद नहीं करना चाहता था। फिर मैं यहीं रहने लगा। हाजी सत्तार का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था।
और वो हर तरह से मेरी दिलजोई करते थे। गौहर के साथ मेरा बेहतरीन वक्त गुजर रहा था। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे मुझे यहाँ आए हुए, और ना जाने क्यों यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी को एक महवर मिल गया है और इसके बाद ज़िंदगी खासी खुशगवार रहेगी। फिर एक बार मोंगा ने मुझसे मुलाकात की, मेरे कमरे में आ गया था। अब उसका अंदाज बहुत बदल गया था। कहने लगा, महाराज 15 दिन हो गए आपको यहाँ हुए, अब मेरे काम की भी सोचो। हाँ, क्योंकि तुमने अपना वादा पूरा किया है, इसलिए मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। लेकिन ये बता कि मुझे करना क्या होगा। धोमा चुमार एक अगन मंडप बनाकर बैठा हुआ है और उसने मुझे कब्जे में करने के लिए जाप शुरू करने का फैसला कर लिया है। उसका वो अगन मंडप कहाँ है? मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन वो है बहुत खतरनाक। तुम्हें उससे हर तरह का मुकाबला करना पड़ेगा। इसके बाद मैं गौहर को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा ना? विश्वास करो महाराज, तुम ना सिर्फ कामयाब हो जाओगे बल्कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे दूंगा कि तुम्हारा जीवन आराम से गुजरेगा। मगर यूं समझ लेना कि काम बहुत मुश्किल है। मैं इस काम को आसान करने की कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुनो, यहाँ से काफ़ी फासले पर हिंदू धर्म की आबादी है। वहाँ उन्होंने मंदिर वगैरह बना रखे हैं और उसके साथ ही उन्होंने शमशान घाट बनाए हैं। शमशान घाट के दूसरे सिरे पर धोमा चमार का अगन मंडप है। मगर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जब तक धोमा को उसके अगन मंडप से निकाला नहीं जाएगा ये काम होना मुश्किल है। ये काम संत राजबंशी भी नहीं कर सका। संत राजबंशी का नाम तूने पहले भी लिया था। हाँ महाराज, वो हमारा मददगार है, मगर धोमा चमार काले जादू वाला है और वो बहुत आगे निकल चुका है। तो बस ठीक है, मुझे कोशिश करने दे, तो मुझे उसके बारे में पूरा पता बता दे। तब उसने मुझे उस जगह का पता बता दिया और मैं उसका काम करने के लिए तैयार हो गया। मैं गौहर से कुछ काम का कहकर वहां से चल पड़ा। इस काम को करने के बाद अगर गौहर को मैं पा लूं तो जिंदगी का मकसद हल हो जाए। हिंदुओं की बस्ती से गुजरने के बाद मैं उस शमशान घाट की जानिब चल पड़ा। रास्ता बेहद वीरान था। ये जगह हिंदुओं की आबादी से दूर थी। मैंने मोंगा को आवाज़ दी तो वह मेरे पीछे ही मौजूद था। रास्ता ठीक है ना मोंगा? हाँ महाराज, उसने मुर्दा से लहजे में कहा। क्यों, तुझे क्यों मौत आ रही है? हम सोच रहे हैं महाराज कि तुम अगन मंडप में कैसे दाखिल होगे, और धोमा चमार जब तक अगन मंडप के अंदर है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, तू परवाह मत कर। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और फिर मरघट के करीब पहुंच गया। चारों तरफ राख के ढेर लगे हुए थे। वह जगह सामने ही नजर आ रही थी जहां धोमा चमार ने अपना अगन मंडप बना रखा था। यह जगह एक काली सी इमारत की शक्ल में थी। पता नहीं इसका नाम अगन मंडप क्यों रखा गया था। इन मामलात में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी। कुर्ब जवार में लंबी लंबी झाड़ियां बिखरी हुई थीं। ये काली इमारत जिसका तर्ज तामीर अजीबोगरीब था बड़ी खौफनाक नजर आ रही थी। कहीं कहीं से गोश्त जलने की चरांद भी उठ रही थी। इस भयानक जगह बड़े से बड़ा बेजिगर इंसान भी खौफ का शिकार हो सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक रोशनी थी। अब मेरी जिंदगी का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि गौहर को गौहर मकसूद की तरह हासिल कर लूं। मोंगा की आखिरी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं इससे आगे नहीं जा सकता महाराज। ये तो तुम्हें सामने नजर आ रहा है, इसके पीछे और भी झाड़ियां बिखरी हुई हैं। वहीं तुम्हें धोमा चमार मिल जाएगा। मैं वहां से आगे बढ़ गया और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद बिल आखिर उस काली इमारत तक पहुंच गया। इस काली इमारत को काली खाई के नाम से याद किया जाता था। उससे कोई 20 गज दूर उसके पीछे कांटेदार झाड़ियां बिखरी हुई थीं। उन झाड़ियों में दाखिल होना बड़ा मुश्किल काम था। मैं वहां से कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां से इन झाड़ियों में दाखिल हो सकूं। फिर मैंने एक इंसानी वजूद को देखा। अजीबोगरीब शक्ल सूरत का मालिक था कि देखकर नफरत का एहसास उभरने लगे। गट्ठा हुआ सर, सूखा हुआ बदन, निचले बदन पर एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए एक दरख्त के नीचे आलती पालती मारे बैठा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा और कुछ देर के बाद उसके करीब पहुंच गया। उसने दरख्त के नीचे एक चौका बनाया हुआ था और शायद अपने आप को महफूज कर लिया था। मैं उसे घूरता रहा और इसके बाद मैंने उसे आवाज़ दी, धोमा आंखें खोल। धोमा चमार इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे सख्त हैरत हुई हो। उसने मुझे देखा, देखता रहा। उसकी आंखें सांप की आंखों से मुशाबत रखती थीं और मुझे यूं लग रहा था जैसे रात की तारीकी में भी वो दिन की रोशनी की मानंद देख रहा हो। और तो और खुद मुझे भी हर चीज़ वाज़े नजर आ रही थी। हालांकि यहाँ चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरे सामने जो कुछ है वो दिन की रोशनी की मानंद है। वो मुझे देखता रहा और फिर उसने इस तरह हाथ उठाया जैसे कह रहा हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो इशारे से नफरत भरे अंदाज में मुझे भाग जाने को कह रहा था। मैं एक कदम और आगे बढ़ा और मैंने कहा, तू धोमा चमार है? मैंने उसकी आंखों में नफरत के आसार देखे। उसने एक बार फिर मुझे भाग जाने का इशारा किया। मैंने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है धोमा, बाहर आ। अब उसके अंदाज में तब्दीली रूनमा हुई। उसने मेरी तरफ रुख किया और थूक दिया। लेकिन जैसे ही उसका थूक मेरे पैरों के पास आकर पड़ा, मैंने अचानक ही महसूस किया कि यह थूक मुतहरिक हो गया है। मैं उछलकर पीछे हटा और मैंने उन मुतहरिक चीज़ों को देखा। दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। काले रंग के बिच्छू थे जो डंक उठाए मेरे पैरों की जानिब लपक रहे थे। उनकी तादाद 3 थी। मैं फौरन ही उछला और दूसरे लम्हे मैंने एक बिच्छू पर पाँव रख दिया। मैंने पूरी कुव्वत से उसे मसल दिया था। फिर दूसरे और तीसरे बिच्छू को ख़त्म करने के बाद मैंने उसे कहा, धोमा बाहर आ जा, वरना मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ। मैंने कहा और उस दायरे की जानिब कदम बढ़ाए।
अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पकड़ लिया हो, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं दायरे की जाने बढ़ रहा था और कोई पीछे से मुझे खींच रहा था। एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने एक बार फिर जोर लगाया और दायरे पर पाँव रखा, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव के नीचे ज़बरदस्त करंट हो। मुझे कई झटके लगे और फिर आखिरी झटके से मैं पीछे जा गिरा। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन उस वक्त एक और तसव्वुर मेरे जहन में मौजूद था। वो ये कि अगर मैं धोमा को उसके इरादे से बाज रखने में कामयाब हो जाऊं तो मोंगा से मेरी जान छूट जाएगी और मैं बच जाऊंगा, गौहर मुझे मिल जाएगी। इसके बाद जिंदगी गुजारने का कोई भी तसव्वुर किया जा सकता है। मुझे एकदम एहसास हो गया था कि धोमा ने अपने गिर्द जो हिसार खींचा है वो नाकाबिले अबूर है। चुनाचे मैंने धोमा से कहा, धोमा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। शायद तुझे इस बात का इल्म हो कि मैं ही वो हूँ जिसने जाप करके मोंगा को पहले अपने कब्जे में किया था। अभी मेरे मुंह से इतने ही अल्फाज निकले थे कि धोमा चुमार अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब वो मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने जोर से गर्दन झटकी और 2 कदम आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। तो तू है वो? उसने गुराई हुई आवाज में कहा। हाँ, और मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़ा ज्ञानी है तू। तो आ जा इस दायरे के अंदर, बात कर ले मुझसे, तुझे अपनी औकात का पता चल जाएगा। धोमा, मुझे अपनी औकात मालूम है और मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। अरे जा जा पापी मुसले, जानता मानता कुछ है नहीं, धोमा से दोस्ती करेगा। जानता है धोमा से हाथ मिलाने वाला कौन हो सकता है? कम से कम उसे शंका होना चाहिए। धोमा के लहजे में बेपनाह गुरूर था। धोमा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। अच्छा ही है कि तू भाग जा। जो कुछ तू नहीं कर पाया वो मुझे करने दे। मोंगा अब मेरा वीर है, तेरे बस की चीज़ नहीं है वो, समझ रहे ना? मगर धोमा, मैं तुझे वो नहीं करने दूंगा जो तू करना चाहता है। तो फिर आ, अंदर आ जा, तुझे अपनी शक्ति का पता चल जाएगा, उसने मुझे चैलेंज करने के अंदाज में कहा। लेकिन मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि इस दायरे के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं। अलबत्ता मेरे दिल में गम गुस्से का तूफान जाग उठा था। अगर धोमा को शिकस्त ना दी तो फिर जिंदगी का मज़ा ही जाता रहेगा। एक लम्हे के लिए मैंने कुछ सोचा और फिर फैसला किया कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक जो कुछ हो चुका है वो हो ही गया है। अब इसके बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचना होगा और यही मेरे हक में बेहतर था। चुनाचे मैंने धोमा से कहा, ठीक है धोमा, मैं फिर आऊँगा, लेकिन तू भी सोच लेना मेरा मसला ही कुछ ऐसा है कि मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ। उसने हकारत से मुझे देखा, फिर नफरत से हाथ उठाकर बोला, जा भाग जा, बेकार हैं तेरी सारी कोशिशें, कुछ नहीं मिलेगा तुझे इन कोशिशों से। तेरा मन जब चाहे आ जाना, मैं तेरा स्वागत करूंगा, मगर ऐसे के बाद में तू याद रखेगा, अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने तेरे साथ, जा दफा हो जा। तुझ जैसे बहुत आते हैं मेरे पास, चला जा वरना जीवन खो बैठेगा। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर वहां से पलट पड़ा। यह अंदाजा तो हो गया था कि मैं इस वक्त धोमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, वो अपनी पूरी कुव्वत में है। काफ़ी दूर आगे निकल आया तो मैंने अपने साथी कदमों की चाप सुनी और मुझे एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया कि मोंगा इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैंने उसे आवाज़ दी, मोंगा। हाँ महाराज। मोंगा के लहजे में उदासी थी। तूने ये सब कुछ सुन लिया? सुना तो नहीं है महाराज, देख लिया है। क्या मतलब? मैं उस पापी के करीब नहीं जा सकता। वो बहुत मगरूर है। मैं जानता हूँ महाराज, इसलिए मगरूर है वो कि उसके पास शक्ति है। अगर उसके पास शक्ति है तो फिर वो तेरे चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? उस शक्ति को बढ़ाने के लिए? क्या मतलब? मेरे कब्जे में करने के बाद वो भैरों को कब्जे में करना चाहता है। असल में महाराज एक सिलसिला होता है काली शक्ति को हासिल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ बीर होता है। एक बीर कब्जे में आ जाए तो उसकी मदद से भैरों पर हाथ डाला जाता है। भैरों कौन होता है? काली ताकत का दूसरा ताकतवर देवता। भैरों के बाद? मैंने सवाल किया। भैरों के बाद पद्मा और उसके बाद शंखा, मोंगा ने जवाब दिया। ये ताकत का सिलसिला कहाँ तक चलता है? बहुत आगे तक जाता है महाराज, और इसके बाद जब इंसान खंडोला बन जाता है तो यूं समझ लो कि बड़ी से बड़ी शक्ति उसके सामने घुटने टेक देती है। क्या तुम्हारी इस दुनिया में कोई खंडोला मौजूद है? पता नहीं महाराज, हमारी मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा खैर, उसने इस वक्त मुझे बेहद हकारत से धुतकार दिया है और मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, जबकि मैं उसे बताना चाहता था कि मोंगा के सिलसिले में वो कोशिश करे। मैं जानता था महाराज वो आसानी से काबू में नहीं आएगा। तो अब क्या किया जाए मोंगा? मैं क्या बताऊं महाराज को? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। क्या? मेरा ख्याल है अब संत राजबंसी से मिलो। तू कई बार उसका नाम ले चुका है मोंगा। हाँ महाराज, असल में संत राजबंसी को भी बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा और ये काम तुम ही कर सकते हो। वो कैसे? मैंने मोंगा के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। महाराज, संत राजबंसी भी मेरे चक्कर में है। वो मुझे अपने कब्जे में करना चाहता है। वैसे उसका रास्ता ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, वो सिर्फ मुझ पर कनायत करना चाहता है। इसके लिए उसने पहले भी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। अलबत्ता वो सारे जाप जानता है। अगर वो तुम्हें बात का जाप बता दे तो एक काम पूरा हो जाएगा, और शर्त यह है कि तुम वो जाप कर लो। मोंगा, यही तो मेरे लिए मुश्किल है महाराज। शुरू ही से हम ये कहते रहे हैं और तुम देख लो हमारे बीच कितनी दीवारें हायल हो गईं। बिला वजह हम लोग आपस में लड़ पड़े। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। खुद महाराज मैं अधूरा रह गया हूँ।
एक अधूरा वीर क्या इससे दिलचस्पी रख सकता है जो उसका सर अलग हो? अगर मैं तुम्हारा पूरा वीर होता तो मेरी ये कभी मजाल ना होती कि मैं तुम्हारी कोई बात टाल सकता। जो तुम हुक्म देते मैं वही करता, लेकिन दीवार तो बीच में तुमने रख दिया महाराज। 7 दिन का वो जाप पूरा कर लो, मेरी गर्दन पूरी हो जाएगी और फिर मन चाहे तो मुझे आज़ाद कर देना और अपने जीवन के लिए जो तुम्हारा मन चाहे करना। मैं कब कहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, पर मेरा काम तो कर दो, मैं भी तो मजबूर हूँ। तुम देखो मेरा भी एक परिवार है, मेरे भाई बंद हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, हम सब साथ रहते हैं। हमारा काम बेशक ये होता है कि हम अपने मालिकों की बात माने, पर महाराज हमें पूरा तो होना चाहिए। तुम देखो ना, जब हम उनके बीच जाते हैं तो वो सब हमें धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि संसार में हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। महाराज हम भी तो मुसीबत में पड़े हुए हैं। तुम अगर अपने दीन धर्म को लिए फिर रहे हो तो तुम खुद बताओ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर तू जानता है मोंगा कि इसकी वजह से मेरी अपनी ज़िंदगी दोभर हो गई है, मैं अपने धर्म से हट गया हूँ। अगर ठंडे दिल से सोचो महाराज तो दोष हमारा नहीं है। तुमने हमारे लिए जाप किया और हम तुम्हारे कब्जे में आए, लेकिन जाप तुम पूरा नहीं कर सके। हम कब कहते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, पर महाराज हमसे बात मनवाओ तो सही। अब देखो ना, बीच में छोड़ दिया तुमने हमें। मोंगा की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। मैं भी सोच रहा था वाकई चची जान ने जो कुछ किया था वो मेरे लिए अज़ाब जान बन गया था। काश मैं उनकी बातों में ना आता। बहरहाल ये अरवाह खबीसा थी, लेकिन इनका अपना एक मामला था मैं जिसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मैंने मोंगा से कहा, अच्छा मोंगा ठीक है, मैं तुझे सोचकर जवाब दूंगा। इन तमाम मसाइल का कोई ना कोई हल तो निकालना ही चाहिए। थोड़ी देर के बाद मैं उस रिहाइशगाह तक पहुंच गया जो हाजी सत्तार की थी और जहां मेरी रूह कैद रहती थी गौहर की शक्ल में। गौहर की सूरत देखकर मेरी आंखों में रोशनी उतरती थी और दिल में ठंडक। उस वक्त भी गौहर जाग रही थी जबकि हाजी सत्तार सो गया था। मुझे शिकायत भरी निगाह से देखा उसने और मैंने शर्मिंदा लहजे में कहा, अरे गौहर तुम जाग रही हो? हाँ तो क्या सो जाती, उसने नाज भरे अंदाज में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसका ये अंदाज कुछ बदला बदला सा लगा था। गौहर, मैंने उसे पुकारा और उसके चेहरे पर शर्म दौड़ गई। गौहर, मैं फिर उसके करीब पहुंच गया। क्या है? गौहर, तुमने मुझसे कुछ कहा है? हाँ, और जो कुछ कहा है मैंने उसका मफहूम शायद गलत समझा है। गलत समझा आपने? गौहर शिकायती अंदाज में बोली। सच समझ लूंगा गौहर तो सीना फट जाएगा। ये सब जज्बाती बातें हैं। जज्बाती तो जिंदगी की जमानत होते हैं गौहर, मैं इतनी गाड़ी गाड़ी बातें नहीं जानती। अच्छा बताओ क्यों जाग रही थी? आपके इंतजार में। इंतजार तो उसका किया जाता है गौहर जिससे दिल के रिश्ते होते हैं, मैंने कहा और गौहर ने एक बार फिर हसीन आंखें उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, कुछ खाएंगे? नहीं गौहर, क्या तुम खाना खा चुकी हो? हाँ। तुम यकीन करो इस वक्त बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो फिर आराम करें, गौहर ने जवाब दिया और मैं गहरी सांस लेकर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। हर सुबह को जब मैं जागता था तो कुछ लम्हे जहन साथ नहीं देता था। ऐसे ऐसे हालात से गुजर चुका था कि खुद को यकीन दिलाना पड़ता था कि मैं अब किस कैफियत में हूँ। यह भी एक अनोखा तजुर्बा था। सुबह को आंख खोलने के बाद अगर माहौल के पुरसुकून होने का एहसास हो तो तबीयत में एक फरहत पैदा हो जाती है, वरना परेशानियां तो मुकद्दर होती ही हैं। यह एहसास करके कि मैं हाजी सत्तार की कोठी में हूँ और यहाँ गौहर मकसूद भी मौजूद है, मेरे दिल के कवल खिल गए। गुसल वगैरह से फरागत पाके तैयार हुआ तो गौहर की हसीन सूरत नजर आई। मैं उसे एक लम्हे के लिए देखता रह गया। मुझे इस तरह देखते हुए देखकर वो शर्मा गई और उसने कहा, नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ। मैं जल्दी से उठ गया। फिर मैं उसके साथ ही नाश्ते के कमरे में आया था जहां हाजी सत्तार मेज पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और फिर बैठने का इशारा किया। गौहर भी हमारे साथ ही बैठ गई थी। फिर नाश्ता करने लगे। हाजी सत्तार ने नाश्ते के दौरान कहा, तुम्हारे आने से पहले मैं बड़ा परेशान रहता था। क्यों हाजी साहब? बस गौहर की वजह से बहुत से काम मुलतवी कर दिया करता था। वो क्यों? भाई से तन्हा नहीं छोड़ सकता था मैं। ओह जी हाँ, मगर अब तुम आ गए हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं हंसने लगा, फिर कहा, नहीं हाजी साहब, आपका अपना मसला तो अपनी ही जगह है, फिर भी फ़िलहाल तो मुझे आराम मिल गया है। असल में ये कहना चाहता था मैं कि मुझे किसी काम से 2-3 दिन के लिए जाना है। जी। तुम ज़रा कम ही घर से बाहर निकलना, गौहर को तन्हाई का एहसास ना होने पाए। जी। मैंने कहा, तो फिर मैं दोपहर को जा रहा हूँ, वापसी या तो जल्दी हो जाएगी वरना ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे। तीसरे दिन मैं यहाँ आ जाऊँगा। जी बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। गौहर इस दौरान खामोशी से सर झुकाए नाश्ते में मसरूफ़ रही थी। बहुत देर तक हम लोग नाश्ते के बाद भी गुफ्तगू करते रहे। फिर हाजी साहब ने कहा, अच्छा मैं तैयारियां कर लूं। गौहर, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं, उसने कहा और हाजी साहब के साथ चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत से एहसासात हो रहे थे। यहाँ मुझे जो हैसियत मिली थी वो बड़ी अजीब थी। इन लोगों के साथ रह रहा था, खा पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। हालांकि इस वक्त मोंगा मेरे कब्जे में था, उसका मुझसे काम आ पड़ा था। मेरे उसके दरमियान जो भी चपकलिश रही हो वो एक अलग हैसियत रखती थी, लेकिन इस वक्त अगर मैं उससे कुछ भी तलब करता तो मुझे हासिल हो जाता। जल्दबाजी मुनासिब नहीं थी, कोई ठोस फैसला करके कदम उठाना था। मैंने राजबंशी से मिलने का वादा भी कर लिया था।
देखता हूँ क्या होता है इस सिलसिले में। हाजी सत्तार दोपहर को चला गया और इसके बाद मैं और गौहर तन्हा मकान में रह गए। गौहर मेरे सामने आने से कतरा रही थी। मैं भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे उसे यह एहसास हो कि मैं इस तन्हाई से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। लेकिन मुलाकात तो ज़रूरी थी। जब मैंने उसे मिलने से गुरेज किया तो वो खुद मेरे पास मेरे कमरे में आ गई। खाना तैयार है, चलिए। ओहो हाँ, खाना भी तो खाना है। सुबह से आप कमरे में हैं? हाँ, कितना वक्त गुजरा है, मैंने कहा। हम दोनों बातें करते हुए खाने के कमरे में आ गए। मैंने हंसकर कहा, गौहर कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता क्या? वो कुर्सी घसीटती हुई बैठते हुए बोली, यही कि मैं तुम्हारा ज़बरदस्ती का मेहमान हूँ। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, ज़बरदस्ती तो और क्या? आखिर मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, क्यों खा पी रहा हूँ, तुम लोगों पर बोझ क्यों बना हुआ हूँ? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हकीकत तो यही है ना गौहर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे गौहर तुम क्या महसूस करती हो, किस तरह? मेरा मतलब है मुआफ़ करना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक हकीकत तो बाहर तौर है ना। क्या, मुझे कुछ बताइए तो सही। हाजी साहब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? बाज़ रिश्ते इस तरह कायम रहते कि इंसान उनका माजी नहीं देखता। गौहर ने बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और फिर ख़ास तौर से हम लड़कियाँ। आपको अंदाज़ा होगा कि हमें हमारे घरों से निकाल दिया जाता है, वहाँ से जहाँ हम आंख खोलते हैं, जहाँ हम बहन भाइयों के दरमियान पलते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक कहानी होता है। फिर ये सारी कहानियाँ हमसे छिन जाती हैं और हम एक दूसरे घर में जाकर आबाद हो जाती हैं। लेकिन वहाँ आबाद रहती हैं एक नई कहानी के आगाज़ के लिए। वहाँ से फिर नई कहानियों का आगाज़ होता है और ये कहानियाँ इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं। मैंने हैरत से गौहर को देखते हुए कहा, तुम इतना गहरा भी सोच सकती हो गौहर? ये मेरी सोच नहीं, एक हकीकत है। हाँ, लेकिन हकीकतों का जहन तक पहुँचना भी तो एक मायने रखता है। सोच तो हर इंसान के पास होती है, बस गौर करने वाली बात है। अगर कोई गौर कर लेता है तो उसे बहुत से एहसासात हो जाती हैं, नहीं करता तो ज़िंदगी सता सता होती हुई गुजर जाती है। कमाल है, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। नहीं, खैर कोई कमाल तो नहीं है। ज़िंदगी की हकीकतों से तो इंसान को रूशनास होना ही चाहिए। ठीक कहती हो गौहर। मैंने जानबूझकर मौलवी विसालुद्दीन का तज़किरा नहीं किया ताकि वो गमज़दा ना हो जाए। उसका मूड बहुत खुशगवार रहा। फिर रात को हल्का फुल्का खाना खाया। दिन में चूंकि कोई मशगला नहीं रहा था, इसलिए तबीयत कुछ भारी भारी सी थी। फिर हम कुछ देर के लिए चहलकदमी करते रहे। इसके बाद गौहर ने कहा, अच्छा फिर इजाज़त, नींद आ रही है? आ तो नहीं रही। तो फिर आओ बैठो, थोड़ी देर बातें करेंगे, मैंने कहा और गौहर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। फिर मैंने कहा, गौहर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में। क्या? मैं गौहर के। हाँ कहिए, उसने कहा। लेकिन उसी वक्त एक और वाक़या हो गया। रोशनी चली गई, चारों तरफ तारीकी हो गई। गौहर जल्दी से अपनी जगह उठी और मेरे पास आ गई। वो मुझसे टकराई थी। मैंने उसे संभालते हुए कहा, अरे अरे क्या हुआ? मुझे तारीकी से बहुत डर लगता है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, न जाने क्यों। गौहर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। रोशनी चली गई है? क्या अक्सर रोशनी चली जाती है? पता नहीं, वो बोझल सांसों के साथ बोली। फिर ना जाने क्या हुआ, ना जाने क्या क्या हो गया। उसकी तफसील मैं ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो एहसास मेरे दिल और दिमाग पर तारी हो गया था वो ये था कि गौहर मेरे करीब है, मेरी ज़िंदगी की मालिक, मेरी सबसे बड़ी पसंद। बाकी तमाम एहसासात मेरे ज़हन से महव हो गए। ये कैसा नशा था, कैसा तस्वुर था। और जब सुबह को मेरी आंख खुली तो मुझे अपने इस गुनाह का एहसास हुआ। वो गुनाह अजीम जो मैं कर बैठा था। वहाँ की बात दूसरी थी, जहाँ मेरे साथ ज़िंदगी का पहला हादसा पेश आया। लेकिन यहाँ गौहर थी, मौलवी विसालुद्दीन की बेटी, वो जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम पाकीज़ा रिश्ते कायम करना चाहता था। ना जाने क्या हो गया था। जज्बात का एक भूत मेरे जहन पर सवार हुआ था कि मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। मैं उस तूफान में बह गया जो अचानक मेरे वजूद पर नाजिल हुआ। यह गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। विसालुद्दीन साहब की शिकायत भरी आंखें मेरी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगी। मैं उनके एतमाद को धोखा देने का बायस बना था। ये तो मुनासिब नहीं हुआ, ये तो बहुत गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार फिर जुर्म कर बैठा। ये जुर्म किसी तरह नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा बोझ जहन पर तारी हुआ कि अपनी जगह रुके रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। गुसल खाने में जाकर गुसल किया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था कि कोई आ ना जाए। इसके बाद लिबास तब्दील करके घर से बाहर निकल आया और फिर सारा दिन आवारागर्दी करता रहा। मैं गौहर का सामना नहीं करना चाहता था। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में, क्या सोचा होगा, किस तरह सोचा होगा, ना जाने क्या एहसास होगा। एहसास शर्मिंदगी मुझे दरबदर किए रहा। पता नहीं गौहर के तासुरात क्या होंगे। बहरहाल शाम हो गई। इसके बाद रात का अंधेरा छाने लगा। कोई ठिकाना नहीं था मेरे लिए, ना ही मोंगा को आवाज़ देना चाहता था। फिर दिल में सोचा कि कम अज़ कम एतराफ़ गुनाह तो करूं, इजहार शर्मिंदगी तो करूं, जाना चाहिए मुझे। और इसके बाद मेरे कदम फिर हाजी सत्तार के घर की जानिब उठ गए। मैं दाखिल हुआ तो गौहर मेरे सामने बरामदे ही में नजर आई। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे मुझे एहसास हो कि वह मुझसे कतराना चाहती है। मुझे देखकर तशवीश भरे लहजे में बोली,
क्या हो गया था? सुबह ही सुबह बताए बगैर निकल गए आप। मैंने हैरान निगाहों से गौहर को देखा। उसके लहजे में एक अनोखी ताजगी थी और चेहरे पर एक ऐसी शगुफ्तगी कि मैं उसे देखता रह गया। आइए, ना सुबह को नाश्ता किया ना दोपहर को खाना खाया, मैं तो परेशान हो गई थी। मेरे दिल में एक बार फिर एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई, गोया गौहर ने किसी चीज़ की शिद्दत को महसूस नहीं किया है। तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून हासिल हो सकता है। रात का खाना उसने मेरे साथ खाया। खाने के दौरान ही वो मुझसे बातें भी करती रही। किसी ज़रूरी काम से चले गए थे आप? हाँ, मैंने उसे देखते हुए कहा। और फिर हम लोग खासी देर तक बातें करते रहे। गौहर ने कहा, ना जाने क्यों मुझे तन्हाई की आदत नहीं रही। वैसे भी जब हाजी साहब घर में होते हैं तो सिर्फ सोने के लिए उनके कमरे से बाहर निकलती हूँ। असल में मुझे तन्हाई से खौफ महसूस होता है। हाजी साहब इस दौरान कभी कहीं बाहर नहीं गए? एक आध बार गए थे और जब वो गए थे तो मैं सख्त परेशान रही। आप हाजी साहब के बेडरूम में सोती हैं? नहीं, लेकिन उनके साथ वाले कमरे में सोती हूँ और वो इस तरह मेरा ख्याल रखते हैं कि अगर मेरी सोते में भी हल्की सी आवाज़ निकल जाए तो मुझ तक पहुँच जाती हैं। मैंने आहिस्ता से कहा। और फिर काफ़ी देर तक बातें होती रहीं और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से इजाज़त लेकर चल पड़े। गौहर कुछ हिचकिचा सी रही थी और मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन मेरी अपनी ज़ुबान उसके सामने नहीं खुल सकती थी। बहरहाल मैं एक कुचला हुआ इंसान था, अपने आप से बेगाना, अपनी कैफियतों से मजबूर। फिर मैंने मोंगा को आवाज़ दी और मोंगा एक आवाज़ पर मेरे पास पहुंच गया। इन दिनों वो काफ़ी सादतमंद हो गया था। मोंगा, मैं राजबंसी से मिलना चाहता हूँ। मेहरबानी महाराज की। अब मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज, संत राजबंसी के घर के सामने मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा अपना ही काम होगा कि तुम मुझसे बात करो। मगर मैं ये समझता हूँ महाराज कि तुम उसे धोमा चमार के बारे में सब कुछ बता देना। ठीक है। और कोई ऐसी बात मोंगा जो मुझे बताना चाहिए? नहीं महाराज, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। संत राजबंसी के बारे में मैंने तुम्हें इतना बता दिया है कि वो खुद भी मेरे चक्कर में है, लेकिन उसके ज्ञान ने उसे बता दिया है कि मैं इस वक्त किसी दूसरे के कब्जे में हूँ। अब सारी बात वो नहीं जानता। तुम्हारे और उसके बीच कोई सौदा हो तो कर लेना महाराज, मगर मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है मोंगा। अब ऐसा करना है मुझे कि हाजी सतार जैसी वापस आ जाएगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं जानता हूँ महाराज, इसलिए मैंने आपको कष्ट नहीं दिया था, उसने कहा। बहरहाल मैं खुद अपने आप से घबराया हुआ था और ये सोच रहा था कि मुझे इस कैफियत से फरार हासिल करना चाहिए। फिर हाजी सतार आ गया। खुशो खुरम था। बड़े पुरतपाक अंदाज में मुझसे मिला। गौहर से उसने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई गौहर बेटे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। बड़ा खुश हूं मैं इस बात पर कि कम से कम मेरा बोझ बांटने वाला कोई तो मेरे साथ आया। उसके अल्फाज पर मैं दिल ही दिल में कट कर रह गया। मैंने जिस तरह उसका बोझ बांटा था, अगर उसे इसका इल्म हो जाए तो ना जाने उसकी अपनी कैफियत क्या हो। बहरहाल जो कुछ भी था मुझे अपना काम कर लेना था और इसके लिए मैंने गौहर से भी कह दिया। हो सकता है गौहर, मुझे कुछ वक्त बाहर गुजारना पड़े तो महसूस ना करना। रात को भी? उसने अजीब से अंदाज में सवाल किया और मैं कुछ हैरत सी महसूस करने लगा। गौहर खुद ही अपने अल्फाज पर शर्मा गई। फिर उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं दूर जाना होगा। हो सकता है गौहर। और वापसी कब तक हो जाएगी? उसने बेकरारी के अंदाज में पूछा। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा? नहीं। ठीक है, हाजी साहब से कह दिया? नहीं, कह कर जाना अच्छी बात नहीं है, उसने कहा। हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब आपने दौरा मुकम्मल कर लिया, थोड़ी सी जिम्मेदारियां मेरी भी हैं। क्या मतलब? कहीं जाना होगा मुझे? ओहो, अच्छा। नहीं मियाँ, जाहिर है मैं इस सिलसिले में कोई एतराज़ करने का हक तो नहीं रखता। वैसे कहाँ जा रहे हो? हाजी साहब, कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए वापसी में हो सकता है कुछ वक्त भी लग जाए और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब कोई बात नहीं। वैसे ये जिम्मेदारी हम दोनों को मुश्तरका तौर पर संभालनी होगी, हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैंने भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। फिर मैं कोठी से बाहर निकला और मैंने मोंगा को आवाज़ दी। मैं मौजूद हूँ महाराज, उसने कहा। हमें कहाँ चलना होगा? थोड़ा सा सफ़र करना होगा। ट्रेन से? हाँ, तो फिर चलो। आइए महाराज, उसने कहा और फिर इसके बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो किसी को नज़र नहीं आ सकती थी और अगर नज़र आ जाती तो भगदड़ मच जाती। लोग इस खौफनाक वजूद को बर्दाश्त न कर पाते, लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया था। मोंगा को मैं अपने साथ साथ महसूस कर रहा था। तकरीबन रेल में हमने कोई 8 घंटे का सफ़र किया और एक बस्ती में पहुंच गए। मैं नहीं समझ रहा था कि इतना फासला होगा संत राजबंसी का, लेकिन फासले भी तय हो ही जाते हैं। संत राजबंसी का घर एक खूबसूरत और खुशनुमा इलाके में था। मैं तो ये समझ रहा था कि वो भी कोई ऐसी जगह होगी जहां मरघट वगैरह होगा और मुर्दे जलाए जाते होंगे, या फिर कोई भयानक जगह। लेकिन यह तो एक अच्छा खासा खूबसूरत मकान था, जिसे हवेली टाइप का कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। वो पुराने तर्ज का बना हुआ था, लेकिन बहरहाल अच्छा था। अलबत्ता उसके गेट से अंदर दाखिल होने के बाद हमने वहाँ बड़ी वीरानी देखी। झाड़ झनकारों के दरमियान बहुत दूर एक छोटी सी इमारत बनी हुई थी। गोया यह अहाता अपनी जगह अलग था, लेकिन रहायशी इमारत ज़रा कम ही थी। बाहर सुरख पत्थरों की दीवारें बनाई गई थीं
और बाहर से देखने से यह अंदाज़ा नहीं होता था कि अंदर की कैफियत क्या होगी। बहरहाल हम चलते रहे और इसके बाद मोंगा ने कहा, बस मेरी हद यहीं तक है। अब संत राजबंसी तुमसे मिलेगा और इसके बाद उससे बात करना तुम्हारा काम होगा। मैंने जिस शख्स को देखा वह एक लंबे कद का मालिक था, भरा भरा बदन रखने वाला, सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ते में मलबूस। सर के बाल शानों तक बढ़े हुए थे, छोटी सी दाढ़ी भी थी और मूंछें भी। देखने में बहुत भला आदमी नजर आता था, अलबत्ता वो मुझे हैरत से देख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता वो मेरे करीब आ गया और उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। कौन हो? नादिर है मेरा नाम। नादिर? हाँ। गोया मुसलमान हो? मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। बोलते क्यों नहीं? हाँ, नाम का मुसलमान। नाम के हो या काम के, ये बताओ यहाँ किस काम से आए हो? आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ बंसी महाराज। आओ इस तरफ आ जाओ, उसने कहा और मुझे इमारत की तरफ ले जाने की बजाय एक सिमत चल पड़ा। अगर इन जगहों को तरतीब से सजाया जाता तो हसीन तरीन जगहें हो सकती थीं, लेकिन अब वहाँ लंबी लंबी घास उगाई थी और इस घास के दरमियान ही पगडंडी सी बनी हुई थी। इस पगडंडी पर चलते हुए हम जिस जगह पहुंचे वह दरख्तों में घिरा हुआ एक चबूतरा सा था जो पक्का बना हुआ था और पत्थर की सिलों से इसे बनाया गया था। वहीं पर बैठने के लिए सरकंडे के मुंडे पड़े हुए थे। उसने मुझे मुंडे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने बैठ गया। हाँ कहो, कहाँ से आए हो? महाराज, एक बड़ा ज़रूरी काम है आपसे। किसी मुसलमान को मुझसे क्या काम हो सकता है? आपसे कह चुका हूं कि नाम का मुसलमान हूं। दीन धर्म छिन कर रह गया मेरा। ओह। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा, जैसे मेरे आगे बोलने का मुंतजिर हो। जब मैं कुछ ना बोला तो उसने कहा, तुमने लफ्ज़ छिन चुका इस्तेमाल किया है। हाँ बंसी महाराज। कुछ तफसील बताना पसंद करोगे? हाँ महाराज। तो बताओ। महाराज, एक मुसलमान का बेटा हूँ। हालात जिस तरह भी पेश आए वो एक अलग बात है, लेकिन किसी तरह कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गया। उनमें से एक शख्स राधन लाल था। राधन लाल का नाम सुनकर बंसी चौंक कर मुझे देखता रहा। आगे कहो। राधन लाल ने मुझे एक जाब बताया जिससे मुझे एक बीर को कब्जे में करना था। अचानक ही राजबंसी संभल कर बैठ गया। तुम्हारा नाम नादिर है ना? हाँ। तुम्हारे बीर का नाम मोंगा? हाँ बंसी महाराज। ओह, तो तुम वो हो? हाँ बंसी महाराज। हुआ क्या था, पूरा वाकया बताओ। बंसी महाराज, मैं वो जाप कर रहा था। जाप करते मुझे 3 दिन और 7 दिन हुए थे कि राधन लाल मारा गया। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा फिर? और वो जाप पूरा नहीं हो सका। मोंगा मेरे कब्जे में आ गया, बस इतना कि उसकी गर्दन कटी हुई थी। हाँ, मोंगा को कब्जे में करने का जो जाप होता है वो 3 हिस्सों में होता है और 3 हिस्सों में यह बीर मुकम्मल होता है। लेकिन फिर मोंगा बगैर सर के रह गया और अब वो मुझसे मुतालबा ये कर रहा है कि मैं वो जाप पूरा कर लूँ। तो फिर? महाराज, वो जाप मैं भूल चुका हूँ। ओह। राजबंसी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, तुमने याद करने की कोशिश नहीं की? नहीं महाराज। अच्छा तो ठीक है फिर। महाराज, वो जाप मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। राजबंसी की आंखों में मक्कारी के आसार नजर आए। उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हें ये बात भी मालूम है कि मैं भी मोंगा को अपने कब्जे में करने का ख्वाहिशमंद हूँ? हाँ, मैं ये बात जानता हूँ महाराज। तो फिर मैं ये जाप तुम्हें क्यों बताऊंगा? महाराज, अगर आप अभी कोशिश करें तो क्या आप मोंगा को कब्जे में कर सकती हैं? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कब्जे में है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरा जाप मुकम्मल करा दें, मोंगा को उसकी गर्दन मिल जाए? अगर वो मुकम्मल हो जाए और मेरी जान छोड़ना चाहे तो आप यकीन करें मैं उसे अपने कब्जे में नहीं रखूंगा। तो फिर क्या करोगे? जो कुछ भी आप कहेंगे। तो क्या तुम उसे मुझे दे दोगे? हाँ महाराज। सोच लो। सोच लिया महाराज। नहीं, फिर सोच लो। मैंने कहा ना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर मैं कैसे इत्मीनान कर लूँ इस बात का? बंसी महाराज, आप जिस तरह भी चाहें इत्मीनान कर लें। इस इत्मीनान के लिए तुम्हें एक मरहले से गुजरना होगा। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सुनाओ सुनाओ। एक और मुश्किल पेश आ गई है दरमियान में। अच्छा, कोई और मुश्किल भी है? हाँ। वो क्या मुश्किल है मुझे बताओ। क्या आप धोमा चमार को जानते हैं? धोमा चमार? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। काले इलम करता है। जाहिर है चमार की औलाद है। महाराज, वो भी मोंगा को कब्जे में करने के लिए जाप शुरू कर चुका है। ओह। बंसी महाराज के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। बंसी महाराज, वो अपना जाप पूरा कर रहा है और मोंगा परेशान है। पता है, अगर वो भी मोंगा के लिए जाप पढ़ ले और मोंगा नामुकम्मल हो तो क्या होगा? हाँ महाराज, मोंगा मुझे बता चुका है। मोंगा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। बस संसार में उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। आत्मा की आत्मा? हाँ, ये एक लंबा चक्कर है और इसको समझने के लिए जीवन चाहिए। तुम अब यह सब कुछ नहीं समझ पाओगे। एक जाप करके तुमने बेवकूफ़ी की है। मनुष्य को ये इल्म हासिल करने के लिए पता नहीं संसार के कितने दुख झेलने पड़ते हैं, मगर तुम कहते हो कि तुम धोखे से इस जाल में फंस गए थे। अगर तुम जानबूझकर ये काम करते तो शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद ना कर पाता। अब सवाल ये पैदा होता है महाराज कि हम धोमा चमार को उसके इस मंत्र पढ़ने से कैसे रोकें?
सोचने की बात है। वो अगन मंडप में बैठा हुआ अपना ये जाप शुरू कर चुका है और मोंगा परेशान है। परेशानी की बात तो है, मोंगा को मैं भी अपने कब्जे में चाहता हूँ। लेकिन सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो, राजबंसी ने कहा। जी महाराज। तुम्हें यह साबित करने के लिए कि तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो वही करोगे, कुछ और भी करना होगा। और ये सब कुछ जो तुम्हें करना होगा बहुत मुश्किल काम है। मैं समझा नहीं बंसी महाराज। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। इस मामले में किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता और ये कालिलम करने वाले कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। ठीक है महाराज, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मोंगा को मुकम्मल तौर पर कब्जे में करने के बाद तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे? मैंने कहा ना, यह फैसला करना आपका काम है। अगर आप भी मोंगा के लिए जाप करेंगे तो क्या मोंगा इस तरह टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा जिस तरह धोमा चमार उसका जीवन लेने के दर पे है? हाँ, हो जाएगा। और मुझे ये बात मालूम थी कि तुमने उसे कब्जे में कर रखा है, लेकिन वह नामुकम्मल है, राजबंसी ने पुरस्कार लहजे में कहा। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा, तब वो बोला, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा तुम्हें वो करना होगा। महाराज, क्या इससे पहले यह जरूरी नहीं है कि हम धोमा चमार को उस जाप से रोकें? राजबंसी के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। फिर उसने कहा, हो सकता है ऐसा हो जाए। अगर वो किसी तरह अगन मंडप से निकल आए तो फिर तो हम उससे निमट लेंगे। हाँ, ऐसा है। बहरहाल तो मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं बताऊंगा कि उसे अगन मंडप से निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है। वैसे मैं उसकी शक्ति को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा। तो मुझे हुक्म दे महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? इस दौरान तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। कब तक महाराज? कम से कम 3 दिन। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया। तो फिर आओ, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे आराम की जगह बता दूं। इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं कि धोमा चमार को अगन मंडप से निकालने के लिए तैयारियां कर सकूं। ठीक है महाराज। फिर वह मुझे लिए हुए उस इमारत की जानिब चल पड़ा जो एक गोशे में बनी हुई नजर आ रही थी और दूर से बहुत पुरस्कार मालूम होती थी। मैं नहीं जानता कि इस इमारत में कौन कौन रहता है। रास्ते में मैंने पूछ ही डाला, महाराज, क्या आपका परिवार भी आपके साथ ही रहता है? वह मुझे देखकर बोला, हाँ, मेरा परिवार। उसके लहजे में कुछ अजीब सी बात थी। मैं रास्ते तय करता रहा और इसके बाद मैंने उस इमारत में पहला कदम रखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो इमारत बिल्कुल वीरान हो। वहां एक अजीब सी पुरस्कार खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वहां किसी इंसान का वजूद ना हो। फिर वो कौन सा परिवार है जो वहां रहता है? अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ऐसी ठंडक जो मकबरों और ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहां इंसानों की बजाय रूहों का बसेरा हो। मैंने राजबंसी पर अपनी कैफियत का इजहार नहीं किया, लेकिन वो खुद ही बोला, यहां तुम्हें मेरा परिवार मिलेगा, लेकिन यहां तो खामोशी है। सो रहे होंगे सब, उसने अजीब से लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। आओ, उसने कहा, गोया अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने सोचा, लेकिन राजबंसी से मैंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे लिए हुए इमारत के पीछे तारीक रास्तों से गुजरता रहा। फिर एक बोसीदा से कमरे के दरवाजे पर रुक गया। फिर उसने कहा, इस दरवाजे के दूसरी तरफ जीना है, नीचे उतर जाना। तुम मेरे साथ नहीं आओगे? मैंने सवाल किया और राजबंसी मुझे देखने लगा। बोला, नहीं। एक सवाल करूं राजबंसी? हाँ, पूछो। तुम मुझे 3 दिन यहां क्यों रखना चाहते हो? वो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए। वो क्यों? मैंने पूछा। क्या तुम समझते हो धोमा चमार क्या तुम्हारी तरफ से गाफिल होगा? तुम उसे चेतावनी देकर आए हो, उसे तुम्हारा भी ख्याल होगा। यहां तुम महफूज रहोगे। 3 दिन में मैं कोई ऐसा उपाय तलाश कर लूंगा कि तुम उसे अगन मंडप से भी निकाल सको और उस पर काबू भी पा सको। जाओ, अब ज्यादा सवालात न करो। उसने दरवाजा खोल दिया और मैं नीम तारीक माहौल में दाखिल हो गया। सीढ़ियां मुझे नजर आ रही थीं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सीढ़ियां मुझे कहाँ ले जाएंगी। मैंने अपने अकब में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी और ना जाने क्यों मेरा दिल लरज़ कर रह गया था। मैं एक नामालूम मुकाम की जाने बढ़ रहा था। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं था। पता नहीं किस तरफ से मौत निकलकर मुझे दबोच ले, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ना था। मैं सीढ़ियां अबूर करता रहा।